हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः आपके बीच स्टैटिक जीके का कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही आपको एक प्रश्न जो आता है खासकर हमारे यहाँ पर्यटन स्थल से, तो उसका भी इसी में ऐड कर दिए हैं। अतः इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में यह लाने का श्रेय दिया जाता है खासकर आपको रामानंद को। किसे दिया जाता है? तो रामानंद को ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी कहने का मतलब ये भक्ति आंदोलन जो चलाया जा रहा था खासकर एक सामाजिक सुधार था जो धर्म के प्रति था। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुआ था दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में। कहाँ शुरुआत हुआ था? दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में इसकी शुरुआत किया गया था। आपको वैष्णव संत जो थे, वैष्णव संत अलवार और शैव संत नेनआर के द्वारा इसे शुरू किया गया था 6ठी शताब्दी में, यानी 6ठी शताब्दी में इसकी शुरुआत किया गया था। और रामानंद ने इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कार्य किए थे। रामानंद के ही शिष्य थे, कबीर थे, रैदास, ये सब किनके शिष्य हैं? तो रामानंद के ही शिष्य हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये पत्रिका आपको बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था, और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। इन्हीं दोनों के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। पहले इसे बंगाली भाषा में ही प्रकाशित किया जाता था, किंतु वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा जब प्रेसों पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसे बचने के लिए इसे अंग्रेजी में भी प्रकाशन शुरू हुआ। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी में भी किया जाता था। तो पहले शुरुआत किया गया था आपको बंगाली भाषा में, और इसके संस्थापक जो थे वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसके संस्थापक थे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट जो है वो आपको एल्युमिनियम का एक्स है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन आपको होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, यही है आपका बॉक्साइट। क्या है? ये बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का एक्स है। आपको बताए थे कि पृथ्वी के यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपको एक ट्रिक बताए थे, ऑक्सी येलो। क्या है? ऑक्सी येलो। तो ऑक्सी येलो कहने का मतलब ऑक्सी येलो यानी ऑक्सीजन की मात्रा इस क्रस्ट पर सर्वाधिक है, यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ पर। उसके बाद आता है सिलिकॉन का, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम, अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी के क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटल तो कौन है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटल यानी धातु पूछे तो एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम। और ऐसे जनरली पूछा जाए कि पृथ्वी के क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? ऑक्सीजन। और पृथ्वी के क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले नॉन मेटल तो सिलिकॉन होता है। और एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो क्या आंसर होगा? लोहा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है वो 46.60% के आसपास है, जबकि आपको सिलिकॉन का है 27.72% और एल्युमिनियम का है 8.13%। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो तुलबुल प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। किस नदी पर? झेलम नदी पर है। और झेलम नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो बेरीनाग झील से। कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से। और यहीं पर है आपको शेषनाग झील भी। तो याद रखेंगे जिस झीलों में खासकर ग आता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। जितने भी ताल आता है सब कहाँ है? उत्तराखंड में। झेलम नदी
पर ही बनाया गया है तुलबिल परियोजना। भारत के सबसे मीठा पानी का जो झील है वो बूलर झील है। क्या है? बूलर झील है। तो बूलर झील जो हमें मीठा लगता है इसका पानी, इसका कारण यही है कि इस झील के पानी का नवीनीकरण करने का काम झेलम नदी ही करता है। कौन करता है? झेलम नदी करता है। और जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी पर आपको सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। यानी रेलवे ब्रिज जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो जम्मू कश्मीर में ही बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा है, जहाँ से आपको ब्यास नदी और रावी नदी निकलती है। ब्यास नदी और रावी नदी निकलती है। ब्यास नदी पर आपको पोंग डैम है, जबकि रावी नदी पर थिन डैम बनाया गया है। पोंग डैम बनाया गया आपको ब्यास नदी पर, और रावी नदी पर बनाया गया थिन डैम। उत्तराखंड में से याद रखेंगे, उत्तराखंड में सबसे ऊंची जो बांध बनाई गई है, यानी सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है सबसे ऊंची बांध। और याद रखेंगे भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जो आपको महानदी उड़ीसा में है। जबकि भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो भाखड़ा नंगला बांध है, जो आपको पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। वो है सतलज नदी पर। लद्दाख से याद रखेंगे, लद्दाख अभी वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। ये जम्मू कश्मीर से एक अलग राज्य बना। वर्तमान इसके उपराज्यपाल हैं RK माथुर। कौन है? RK माथुर हैं। और इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और लद्दाख में 2 ही जिला हैं, लेह और कारगिल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में भारत में उत्तरी भाग में वर्षा कैसे होती है? तो भारत के जो उत्तरी भाग है खासकर, तो इस उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न कहाँ से होता है? तो ये भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, और यह आके पामीर के पठार से टकराकर खासकर आपको ये दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में ये जाड़े के दिनों में भी क्या होती है? वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पामीर के पठार को दुनिया का क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। उसे तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं। अब है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो पश्चिमी जो मानसून है वो भारत में जून के प्रथम सप्ताह में आपको ये मलबार के तट पर क्या होता है? टकरा कर यहीं पर बारिश पहली बार होती है। और भारत में सर्वाधिक बारिश जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और यही दक्षिण पश्चिमी मानसून आके गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है मेघालय में, यहाँ पर टकरा कर सर्वाधिक वर्षा करती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में। वो भी किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। किंतु दक्षिणी पश्चिमी मानसून से खासकर बीच में यहाँ पर कोरोमंडल का तट आ जाता है। क्या आता है? कोरोमंडल का तट आ जाता है, जिसके कारण उस साइड में वृष्टि छाया का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण इस साइड में क्या होती है? बारिश नहीं होती है। तो याद रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आंध्र प्रदेश और खासकर तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश नहीं होती है। किंतु ये मानसून आगे जाकर दिल्ली में इधर से अरब सागरीय मानसून जो जाती है, दोनों आपस में टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो लौटती हुई मानसून जिसे कहते हैं, जब मानसून ये दक्षिण पश्चिम लौट के आती है, वापस लौटती है, तो इसी लौटती हुई मानसून से ही जाड़े के दिनों में आपको बारिश होती है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। तो ये लौटती हुई मानसून को हम लोग कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसी से बारिश होती है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। तो इसको याद रखेंगे, अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पदों से किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होता है, ये राज्य की मामला है, तो यहाँ के राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति करते हैं, किंतु हटाने का अधिकार इनके पास नहीं रहता है। यानी उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को और उसके सदस्य को अपने पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो अतः उसके हटाने का अधिकार इनके पास है। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल, हटाते कौन है? राष्ट्रपति। कौन हटाते हैं? राष्ट्रपति।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, खासकर विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता होता है उसकी नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है आपको पेंडुलम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं तमाल बंदोपाध्याय। कौन है? तमाल बंदोपाध्याय है इस पुस्तक के लेखक, जबकि रघुराम राजन जो हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। क्या थे? पूर्व गवर्नर थे। तो यही पुस्तक है जिसकी रचना तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा किया गया है। अगला है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, खासकर उस क्षेत्र को दिया जाता है, वह क्षेत्र जो समुद्र से क्या हुआ, सटा हुआ रहता है, उसी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे भारत के जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं, ये सबको कब मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और ये सब राज्य जो देख रहे हैं, इधर है आपको अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये सब क्या है? बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ है। जैसे कि आप इस मैप को देख रहे हैं, यहाँ पे यहीं पर है गुजरात। क्या है? गुजरात है। और नीचे जो आते हैं ये सब आप देख रहे हैं, ये है आपका महाराष्ट्र, और यहाँ पर है आपको गोवा। उसके बाद है ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ये कर्नाटक, और ये है केरल। तो इधर का 5 राज्य जो है ये समुद्र से सटा हुआ है, और यहाँ के जो तट होगा, जो बीच होगा, उसी को ब्लू फ्लैग दिया गया है। और इधर के राज्य जो है वो तमिलनाडु है, आपको ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और यहाँ पर है आपको पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का कोई बीच नहीं है, ये खासकर गोल्डन बीच जो है उड़ीसा में, उसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से दिया गया है। तो इस तरह भारत जो समुद्र तटीय राज्य जो है 9 समुद्र तटीय राज्य है, अरब सागर की ओर 5 और बंगाल की खाड़ी की ओर 4 राज्य। तो भारत में कुल समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो इसका संबंध क्या है? तो 100 समुद्री तट से, यानी वह तट जो साफ सुथरा है उसी को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बजट 2020-21 के तहत किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2025 तक इसे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो अभी आइए भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की तो घोषणा कर दिया गया। और वर्तमान में अभी हाल ही में जो बजट आया था 2020-21 का ये बजट है। अभी हाल ही में जो बजट आया था वो 2021-22 का बजट आया था। यह बजट जो था, मुख्य रूप से बजट जो शब्द आता है, ये बजट जो होती है इसका शाब्दिक अर्थ तो चमड़े का थैला ही होता है, किंतु इस साल आपको पहली बार बजट जो प्रस्तुत किया गया, पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को जो प्रस्तुत किया गया। और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय मोबाइल बजट ऐप भी एक लॉन्च किया गया था। भारत में पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया था तो विल्सन ने प्रस्तुत किया था, और उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे? वायसराय थे। उस समय ये प्रस्तुत किया गया था। लेकिन बजट शब्द की चर्चा हमारे संविधान में तो नहीं किया गया है, किंतु इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है, जिसका अर्थ होता है आगामी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा। जैसे कि अभी बजट आया 21-22, तो आगामी वित्तीय वर्ष यानी 21 से 22 के बीच भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो होती है वो 1 अप्रैल से होती है। क्या होती है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, वो अगले साल जाएगा 31 मार्च तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत, डायरेक्टर पूछता है कि भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है होप मार्स मिशन। क्या नाम रखा गया? होप मार्स मिशन रखा गया। तो होप मार्स मिशन लॉन्च करके इतिहास रच दिया अरब देश जो यूएई है, यानी अरब देश जो है यूएई, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, इसके द्वारा इतिहास रच दिया गया। यानी मंगल ग्रह पर भी अपना मिशन क्या कर दिया? सक्सेसफुल कर दिया। जिस तरह भारत ने मार्स ऑर्बिट मिशन भेजा था, उसी तरह ये भी भेज के इतिहास रच दिया, और अरब देशों में ये पहला देश था।
अब है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से यानी ग्लैंड में से एक पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं या इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पहले यह याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं या इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क को हम लोग खोपड़ी भी कहते हैं, मस्तिष्क क्या कहते हैं? खोपड़ी भी कहते हैं, यानी खोपड़ी के अंदर ये पाया जाता है। यानी अग्र मस्तिष्क का एक भाग है आपको हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये मटर के दाने के समान होता है और यह हार्मोन को नियंत्रण करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जबकि हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास, उसके अलावा दुख हो आपको या रक्त दाब को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो इसको याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से मस्तिष्क के भाग में हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो अग्र मस्तिष्क है, यानी आगे वाला भाग होता है। अब प्रश्न है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? तो मधुमेह। मधुमेह को ही डायबिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज भी कहा जाता है। अब याद रखेंगे इंसुलिन जो है ये कहाँ से आता है? तो ये पेनक्रियाज से आता है। पेनक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं। पेनक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय के आपको लैंगरहैंस दीपिका है, लैंगरहैंस दीपिका के बीटा सेल से इसका स्रावन होता है और इसी के कम स्रावन से ही आपको ये मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग होता है। देखिए कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, जबकि आपको रक्त अल्पता यानी कहने का मतलब एनीमिया रोग जो होता है वो विटामिन 12 के कारण होता है और इसके साथ ही पांडु रोग भी होता है। तो विटामिन 12 का केमिकल नेम जो है 12 का यानी 12 का केमिकल नेम जो है वो साइनोकोबालामाइन है। क्या है? साइनोकोबालामाइन है। अब है तपेदिक यानी टीबी रोग जो होती है ये एक एस्थमा रोग भी इसे कहते हैं। यह ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया संबंधित रोग कौन है? टीबी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। तो अगले प्रश्न जो है ये आपका एक पर्यटन स्थल है जो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से हर बार एक प्रश्न आता है। तो कुछ पार्ट इस वीडियो में मिलेगा और इसका अगला वीडियो में इसका कुछ अगला भाग मिलेगा। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको समझाते हैं। देखिए प्रश्न पूछता है कि कन्हेरी की गुफा कहाँ है? तो याद रखें कन्हेरी की गुफा जो है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में, और जनरली महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा की गुफा जो है वो मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में। तो दो गुफा जो है उसको एक साथ जोड़ के याद रखेंगे, क्योंकि याद नहीं रखने के कारण हमेशा कन्फ्यूजन होता है। पूछ देता है कन्हेरी गुफा कहाँ, तो बहुत लोग अजंता मार देते हैं, सॉरी औरंगाबाद मार देते हैं, क्योंकि एक गलती है, क्योंकि ये भी महाराष्ट्र ये भी महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे। देखिए अजंता जो है अ से अजंता और अ से औरंगाबाद, तो अजंता की गुफा हमेशा होगा कहाँ? औरंगाबाद में ही होगा। और इसके साथ याद रखेंगे एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। ये चार जो है आपको ये एग्जामों में कई बार आ चुका है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। जैसे कंदेरिया महादेव की मंदिर, तो कंदेरिया महादेव की मंदिर जो है वो खजुराहो में है और ये सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो में। डायरेक्टर पूछता है खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में बहुत से मंदिर है और खजुराहो जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आपको एग्जाम में गोलकुंडा के किला बहुत बार देखे होंगे, तो गोलकुंडा के किला कहाँ है? हैदराबाद। और हैदराबाद वर्तमान में कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है। विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में बनाया गया है। कहाँ? अजमेर में बनाया गया है। हिलती मीनार है आपको अहमदाबाद में। हिलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। पिछौला झील जो है उदयपुर में है। और मेहरगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में। और कोणार्क जो है उड़ीसा में है। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको याद रखना है, जैसे कि आप ये 4 पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, रट्टा मार लेना है। और उसके अलावा विजय स्तंभ को भी आपको रट्टा मारना है और गोलकुंडा के किला को याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर जिसे कहते हैं, उड़ीसा की मंदिर, ये भी आप एग्जामों में कई बार आया है। और सोमनाथ मंदिर वही सोमनाथ मंदिर है जो सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में जो स्थित है, उस समय था जो मोहम्मद गजनवी इसी मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो इस तरह कुछ स्टैटिस्टिक जीके का प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। और करंट अफेयर्स की सीरीज आपको कुछ दिन के बाद पुनः शुरू किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।